अल्काइल हैलाइड में बेटा हमने SN1, SN2, E1, E2 इन रिएक्शंस को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद द SN2 एंड SN1 रिएक्शन। तो इनको मैं नॉर्मली कंपैरिजन नहीं दिख रहा हूं ताकि आपको प्रिपेयर करना आपके लिए वो आसान हो जाए। SN1 रिएक्शन और दूसरा है आपके पास SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है? SN2 रिएक्शन आपके पास बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। क्या होता है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और SN2 क्या होता है आपके पास? यहाँ पर सॉरी SN2 मैंने किया उधर यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन SN1 और SN2 जो है वो आपके पास क्या है? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर मींस इसमें टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। देखिए नाम ही क्या है, SN2 मींस टू मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे और SN1 जो है ये यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, एक मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। जो SN2 है ये बेटा आपके पास सिंगल स्टेप पे होगा और जो आपके पास है SN1 ये टू स्टेप पे होगा जिसमें एक स्टेप स्लो होगा और एक फास्ट होगा। जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होगा और वही बेटा आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यानी आपका जो रेट है वो डिपेंड करेगा जो स्लो स्टेप हो। तो जो SN2 है ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगा। इसकी कॉमन एग्जांपल में हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आते हैं और मोस्ट फेवरेबली यहाँ पर आपके पास जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है वो आपके पास SN1 मैकेनिज्म को शो करता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें जैसे प्राइमरी है तो अगर यहाँ पर CH3 या इसको मैं अगर ओपन करके लिख लूं ओके जी, ये देखिएगा CH3 है। यहां पर आपके पास कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव पे कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लिविंग ग्रुप होता है। ये बात याद रखिएगा बेटा, ये भी नेगेटिव चार्ज है तो अटैक भी ऑपोजिट साइड से होगा, उसी साइड से नहीं पॉसिबल, ठीक है जी। तो ऑपोजिट साइड से अटैक होगा। जैसे ही OH इस पर अटैक करेगा ब्रोमीन का डिपार्चर होना शुरू हो जाएगा और इनमें एक इंटरमीडिएट स्टेज बन जाएगी। उसके बाद फर्दर फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन से आपके पास ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर ब्रोमीन और यहां पर आपके पास OH नेगेटिव चार्ज और उसके बाद फर्दर ये फिर आपके पास चेंज हो जाएगा किसके अंदर? फर्दर ये चेंज होगा किसके अंदर? CH और यहां पर OH, साथ में लिविंग ग्रुप जो है वो डिपार्चर है। अब इस केस में देखें यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3 जो कि चेंज होकर sp2 में गई और उसके बाद दोबारा से sp3 में चली। तो आपने ये भी याद रखना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या चेंज आया है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये sp3 से sp2 में और फिर sp2 से दोबारा से sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले जरा इसी के पॉइंट सारे मेंशन कर देता हूं, उसके आप पॉइंट्स को भी मेंशन कर लेंगे बाद में। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 से sp2 देन sp3 में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसमें ये आपका एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लाइक अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो रेट इज इक्वल टू होगा अल्काइल हैलाइड प्लस इसमें दूसरी चीज है वो क्या आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल।
ये इसका अगर रेट है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 2। सो दैट्स व्हाट हम कहते हैं कि आपके पास बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस केस में जो इसकी काइनेटिक्स है मोस्टली उसके बारे में पूछ लेता है, तो आपने ये पॉइंट डाल दिया याद रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछ लेता है, ये पूछ लेता है बताएं कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा, 1 स्टेप इन्वॉल्व होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताएं इसमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या चेंज आता है, ये sp3 से sp2 और फिर दोबारा से sp3 आ जाती है। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो इसमें कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं करते हम, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो आप प्रेफर करते हैं। इस केस में जो अटैक है वो कहां से होता है, ऑपोजिट साइड से। इसकी वजह से 100% इनवर्जन होती है, 100% क्या होती है, इनवर्जन होती है। ओके बेटा, ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर याद करने थे। इसके पैरेलल अगर आप देखें, अगर SN1 मैकेनिज्म है तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले आपके पास आयनाइजेशन होती है, कार्बोकेटाइन बनता है, ये टर्शियरी आपके पास और ये पहले आयनाइज होगा। यहां पर आप पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे, वो इसको आयनाइज करेगा तो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये स्टेप आपके पास स्लो स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक हो, इस कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज है तो अटैक बहुत फास्ट होगा, और अटैक दोनों साइड से पॉसिबल है, फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से। तो इसमें भी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक में आपके पास क्या हो जाएगी, इनवर्जन हो जाएगी, और एक में आपके पास क्या हो जाएगी, रिटेंशन हो जाएगी। अगर तो सेम उसी साइड पर आकर OH लगा जहां से भी ग्रुप गया था, तो इसका मतलब उसकी रिटेंशन है ये 50% है, और 50% ही इनवर्जन भी होगी। तो 50% रिटेंशन होती है और 50% जो है वो क्या होती है, इनवर्जन यहाँ पर हो सकती है। अटैक फ्रंट और बैक साइड दोनों से हो सकती है। जो स्लो स्टेप होता है वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास डबल स्टेप होगा, और इसमें जो स्लो स्टेप होगा वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और 50% इनवर्जन होगी और 50% क्या होगी, रिटेंशन होगी। ठीक है बेटे, और इसमें आयनाइजेशन होगी, पोलर सॉल्वेंट यूज होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 और लास्ट में दोबारा से sp3 में चले जाएंगे। यहां पर देखिए तो sp3 है, यहां पर sp2 है, और sp2 से दोबारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसमें भी sp3 की फॉर्म में ही मौजूद है। तो इस तरह से इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी चेंज होगी। इनके अगर आप रेट की बात करें तो रेट स्लो स्टेप में जस्ट अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड है, इस पर डिपेंड करेगा जस्ट ओनली द अल्काइल हैलाइड। तो इट मींस इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, 1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। जी वकार बेटा, क्वेश्चन क्या है आपका? Sir, can you explain the double step, slow step stuff that you said? My internet messed up a little bit. देखिए मैंने यहाँ पर ये बताया कि ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है और बल्कि ग्रुप अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये अटैक करने के लिए OH को, न्यूक्लियोफाइल को कहीं से भी जगह नहीं मिलती, तो इसलिए ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में अपने आप को आयनाइज करता है, जब आयनाइज करता है कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है किसी चीज का, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना क्या हो जाता है, आसान है।
ऊपर वाले केसेस में अटैक करना पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई डबल स्टेप में होता है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो बेटा यहाँ पर तो एच लगे हुए हैं, अटैक इजीली पॉसिबल है, सो दैट्स व्हाई ये सिंगल स्टेप में आपके पास रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। जी बेटा क्लियर है बात? जी बेटा क्वेश्चन करें। जी सुहेब आपका क्वेश्चन है। जी कोमल। सर जब हम वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तब तो रिएक्शन नहीं ना होगा। अभी हमने वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग की बात नहीं की, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कब आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहे हैं, कब इलेक्ट्रोफिलिक हो रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो वो सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करता है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर एलिमिनेशन होगी। ठीक है जी अजीज बेटा क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझा दें, जो 5 बॉन्ड बनाए फिर भी sp2 कैसे हुई? बेटा वो बॉन्ड नहीं है, मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। ठीक है सर ये क्या होगा, मतलब कैसे से हम लोग बोलेंगे? देखो ये डॉटेड लाइन है ना, ये बॉन्ड नहीं है कंप्लीट, बॉन्ड बेसिकली यही बने हैं H H और H। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो सर ये सिर्फ न्यूक्लियस और उसमें अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियोफाइल में? हाँ, इसमें ये होता है, देखिए ये इंटरमीडिएट स्टेट होती है, यहाँ से ब्रोमीन जा रहा होता है और यहाँ से OH ग्रुप उस पर अटैक कर रहा होता है, दोनों काम एक ही वक्त में हो रहे हैं, डिपार्चर और अटैक। ठीक है, तो एक थोड़े से समय के लिए स्टेज बनती है, वेरी नेक्स्ट पे ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है sp3 की फॉर्म में। ठीक है ठीक सर, थैंक यू। जी बेटा सर मैंने पूछना था कि पोलर सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं नॉन पोलर? बेटा आयनाइजेशन करने के लिए हम पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, अगर पोलर सॉल्वेंट डालेंगे तो आयनाइज होकर के टाइम दे देगा। ठीक है नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन करेंगे। नूर सबा क्वेश्चन करें बेटा, जिनका क्वेश्चन हो गया वो हैंड डाउन कर लीजिएगा। जी करें क्वेश्चन। सर ये इन्वर्जन और रिटेंशन एक ही टाइम पे हो रही है या अलग अलग? अलग अलग है ना, देखिए जब उसी डायरेक्शन में अटैक हो जाएगा तो वो रिटेंशन रहेगी, अगर ऑपोजिट साइड से करेगा तो वो फिर इन्वर्जन हो जाएगी। जी सुमैया बेटा करें क्वेश्चन। उसामा। सर यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट होगा? टेम्परेचर का किस लिहाज से? तो मतलब स्पीड रिएक्शन के हिसाब से, रेट के हिसाब से। देखिए रेट डेफिनेटली टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगा ना। सर जो हमने फर्स्ट रिएक्शन में SN2 में देखा है सर, जब मतलब बॉन्ड तो नहीं बने हुए कंप्लीट, तो सर फिर sp2 कैसे हुई यहाँ पे? देखो बेटा यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखें, ये कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये डॉटेड लाइन ब्रोमीन के साथ, ये ब्रोमीन का डिपार्चर विद नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर OH का अटैक विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हम इस तरह से देखते हैं। देखो पहले तो ये न्यूट्रल था, अगर कार्बन पे पॉजिटिव ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन OH का अटैक हो गया तो इसमें ये दोनों बॉन्ड जो है वो डॉटेड है। कार्बन को आप देख लें, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किया हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों ही बॉन्डेड है, तो बेटा इसका सम 3 आएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, इसमें बात दफा ये पूछा जाए ओवरऑल चार्ज कितना होगा, तो -1 ओवरऑल चार्ज नहीं, ओवरऑल चार्ज इस केस के अंदर -1 होगा, ब्रोमीन -1, कार्बन +1, इस तरह से अगर पूछ रही है, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछे तो फिर -1 चार्ज हो। ठीक है सर लेकिन ये तो डॉटेड लाइन से बने हुए हैं ना, तो सर मतलब कैंसिल नहीं करेंगे वो कंप्लीट चार्ज है सर, कार्बन पे इनके ऊपर तो पार्शियल चार्ज चार्ज है ना, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल चार्ज कितना होगा -2, इस पे पॉजिटिव, आंसर कितना है -1। सर ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू। जी रबिया बेटा क्वेश्चन करें, और मैं सब जल्दी क्वेश्चन कीजिएगा बेटा, टाइम कम है। सर मुझे पूछना है कि इसमें जो हिंड्रेस आई है टर्शियल अल्काइल साइड में, ये लिविंग ग्रुप की वजह से होगी या अल्काइल ग्रुप की वजह से? दोनों की वजह से हो सकती है, फ्रंट से नहीं अटैक कर सकता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिविंग ग्रुप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनाइन ग्रुप, और बैक से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए। ठीक है, तो सर इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा अगर दोनों? अगर हिंड्रेस की बात कर रहे हैं तो फिर अल्काइल ग्रुप होगा। ओके Sir, can you explain what retention means? रिटेंशन मीन के
जिस जगह पर ब्रोमीन लगा था वहीं पर OH लग गया। ये देखो बेटा, ब्रोमीन कहाँ लगा हुआ था? राइट साइड। Yeah. तो OH कहाँ लग गया? राइट साइड पर। So does it mean like displacement? हाँ, सिंपल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं रिटेंट कर दिया, यानी उसी जगह पर ही है ना, रिटेंशन है। और इनवेरिएंट मीन इन्वर्ट हो गया, उल्ट हो गया। Okay, thank you. ओके जी, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। हमारे पास है वेरी सिंपल E1 और E2। तो बेटा ये तमाम पॉइंट्स E1 E2 के लिए आप सर 9 अगस्त तक हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। 9 अगस्त अभी क्या चल रहा है? सर तो सेकंड थर्ड है, 3 अगस्त। मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि स्टार्ट करते हैं आगे, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं उसको कवर करने, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा देखिए कि बेटा अब हमारे पास है E1 और E2। तो जैसे SN1 था, मैंने साथ में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं E1 भी वही है। E1 उसी तरह के मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होता है। बेसिकली जो E1 है ये आपके पास है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि बेस अटैक कर रहा होता है। तो इतना सा सिर्फ आपने याद रखना है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और अगर तो कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल आपको मैंने पढ़ाई थी बेटा, कि देखें ये अल्काइल हाइड है, फॉर एग्जांपल C3CH2Cl है, आप इसका QH के साथ रिएक्शन करते हैं। सर ये एक बार दोबारा अगर एलिमिनेशन वाला जो बात है जी वही रिपीट कर रहा हूं बेटा, वही बात बोल रहा हूं। अल्काइल हाइड है, QH के साथ रिएक्शन है, अगर तो मीडियम अल्कोहलिक है और दूसरा मीडियम एक्वस है। बेटा जो एक्वस मीडियम होता है यहां पर न्यूक्लियोफाइल बनता है, तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। और अगर अल्कोहलिक मीडियम है तो इसमें आपके पास बेस बनता है, तो फिर ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, और एलिमिनेशन से अल्कीन बनता है, जबकि सब्स्टिट्यूशन में अभी हमने क्या देखा था, क्या बने थे? अल्कोहल बने। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, जब बेस होगी तो एलिमिनेशन, जब न्यूक्लियोफाइल होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो जब हम अब बात करें E1 या E2 मैकेनिज्म की, इट मींस यहां पर हम बेस का अटैक करवाएंगे। तो बहुत ही सिंपल, अगर देखें हमारे पास प्राइमरी है, ये प्राइमरी अल्काइल हाइड है, तो क्या होगा ये देखिएगा, इस ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इसका जो नेबरिंग है ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के जो बीटा हाइड्रोजन है ये भी पार्शियली पॉजिटिव होंगे। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करती है, वो अटैक करती है बीटा हाइड्रोजन पे। जब बीटा हाइड्रोजन पे अटैक होगा तो ये बॉन्ड इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये ब्रोमीन यहां से लीव कर जाएगा। जब लीव कर देगा तो क्या बनेगा आपके पास? HCH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि अल्कीन बन, क्या बन जाएगा? अल्कीन बन। अब इसमें जो अटैक हुआ है वो बीटा कार्बन की बीटा हाइड्रोजन पे हुआ है, सो दैट्स व्हाई आप इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और अगर तो प्राइमरी अल्काइल हाइड है जो मोस्ट फेवरेबली रिएक्शन देते हैं, तो ये आपके पास प्राइमरी है, तो ये आपके पास E2 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा? E2 मैकेनिज्म होगा। कौन सा मैकेनिज्म होगा? E2 मैकेनिज्म। इसमें देखें पहले, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो ये था, आपने बेस से रिएक्शन करवाया, ये बना। इसमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या चेंज आया जी? अगर अल्काइल हाइड है तो अल्काइल हाइड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 और बाद में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 sp2। समझ आ गई? तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3 से sp2। इसका अगर आप रेट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो ये E2 मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, तो इसमें अल्काइल हाइड भी होगा और साथ में आपकी बेस भी होगी। ठीक है, तो इट मींस इसका जो ऑर्डर है बेटे वो क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2 इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, इसी तरह से अगर आप E1 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो E1 मैकेनिज्म में क्या होगा वो हम देखते हैं। E1 मैकेनिज्म में हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हाइड होगा, ये आपके पास
टर्शियरी अल्काइल हाइड है, मैंने इसका एक कार्बन ओपन किया है, होता क्या है देखें यहाँ पर भी ये एक बल्की ग्रुप है, यहाँ पर भी बल्की ग्रुप है, इधर भी बल्की ग्रुप है। अब यहाँ पर तो अटैक कार्बन पे नहीं होना होता, यहाँ पर तो अटैक हाइड्रोजन पे होना होता है, तो किसी भी हाइड्रोजन पे हो जाना चाहिए, तो फिर इसमें आयनाइजेशन क्यों होगी? E1 में भी क्या होता है, E1 मैकेनिज्म है, क्या होता है ये टू स्टेप मैकेनिज्म होता है। क्वेश्चन ये टू स्टेप क्यों होता है, उस पे तो अटैक करना था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, अगर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक हो रहा है मीन सब्स्टिट्यूशन हो रही है, अगर तो हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन पे अटैक हो रहा है मीन एलिमिनेशन हो रही है। क्वेश्चन ये है कि यहां पर जब कार्बन पे अटैक करना ही नहीं है तो स्टेरिक इंडेक्स तो नहीं है, तो फिर क्यों नहीं वो बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता? उसकी रीजन ये है कि जितना आपका कार्बन अल्फा कार्बन ज्यादा पॉजिटिव नेचर वाला होगा, उतने उसके नेबरिंग जो कार्बन होंगे और नेबरिंग जो हाइड्रोजन होंगे वो भी इतने ज्यादा पॉजिटिव होंगे। तो इस पर्पस के लिए ये टू स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करता है कि पहले क्या करेगा, खुद को आयनाइज कर देगा और कार्बोकेटाइन बना देगा। क्या बना देगा? कार्बोकेटाइन बना देगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये प्योर पॉजिटिव है, तो इसके जो नेबरिंग होंगे वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आप इसके किसी भी बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करवा सकते हैं और वहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दें। यहां से करेंगे तो यहां पर 2 लगा के डबल बॉन्ड लगा दें, पॉजिटिव चार्ज खत्म। अगर यहां से नहीं करना चाहते, आप ऊपर से निकाल दें, यहां से 2 यहां पे डबल बॉन्ड, तो किसी भी जगह पर डबल बॉन्ड आ सकता है और इसमें फिर अल्कीन फॉर्मेशन होगी, और जो अल्कीन फॉर्मेशन होगी उसमें अगेन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा? 2 स्टेप मैकेनिज्म है। पहला आयनाइजेशन है, हमने जैसे पढ़ा था वो स्लो स्टेप है, तो वही इसका हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमारे पास हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो हमारी बुक में काफी रिएक्शन लिखे हुए हैं, उनमें से मैं एक रिएक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आपने इसको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 न्यूक्लियोफाइल OH की जगह पर कोई और हो, वैसे आपकी बुक में उसमें अराउंड 10 न्यूक्लियोफाइल लिखे हुए हैं, उनके रिएक्शंस भी लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो देखिएगा स्टूडेंट्स। रिएक्शन है इथाइल ब्रोमाइड का, आप इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया के पास लॉन पेयर है, एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, बनेगा क्या बेटे? CH3 CH2 NH2 प्लस HBr। बेटे अब क्या होगा, यहां पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ये उस वक्त है जब आपके पास NH3 मौजूद नहीं है, NH3 मौजूद नहीं है। यहां पर आपके पास अगर NH3 एक्सेस में मौजूद है, NH3 एक्सेस में मौजूद है, तो फिर क्या होगा, फर्दर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। वो किस तरह से, यहां पे देखिएगा, ये हमारे पास ये जो है, सॉरी NH3 क्या है, ये जो है अगर एक्सेस में है इथाइल ब्रोमाइड, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये इटसेल्फ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या मौजूद है, लॉन पेयर्स, तो ये इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH2Br प्लस CH3 CH2 NH, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 ट्वाइस NH प्लस HBr। अब क्योंकि हमारे पास एक्सेस में है तो ये एक बार फिर रिएक्शन करेगा, CH3 CH2 थ्राइस N बनेगा, साथ में HBr, स्टिल इसके पास अभी भी लॉन पेयर मौजूद है, एक बार फिर रिएक्ट करेगा, CH3 CH2 4 N पॉजिटिव और प्लस में क्या बनेगा, Br नेगेटिव। ये जो पहला बना है इसको बोलते हैं प्राइमरी इमाइन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इमाइन, इसको बोलते हैं टर्शियरी इमाइन, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी इमाइन। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी इमाइन। तो देखिए एमसीक्यू आती है आपके पास, इफ
NH3 in excess or if ethyl bromide is in excess। तो मुझे बताएं प्रोडक्ट क्या होगा, केस नंबर 1 में क्या होगा? सर प्राइमरी बनेगा सर। प्राइमरी अमाइन एक्सेस में होगा अमोनिया। और अगर इथाइल ब्रोमाइड है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। दो तीन तरह से एमसीक्यू पूछा जाता है। क्वाटरनरी माइन ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ऐसे हैं, ये सेकंड में लेके पूछ रहा हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अगर ऐसे लिखा हो तो फिर किस पर टिक करेंगे? फिर टिक करेंगे क्वाटरनरी। ठीक है, बाद दफा एमसीक्यू में उसने वर्ड लिख देता है मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम इस ऑप्शन पर टिक करेंगे, बेसिकली है मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो अगर तो ये ऑप्शन हो तो फिर क्वाटरनरी, अगर इन ऑप्शंस के अलावा इस तरह की बातें की हो तो फिर मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी बनेगा। अगर तो इथाइल ब्रोमाइड एक्सेस में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जी। वाला इंक्लूड होगा तो ये चारों बनेंगे। पता नहीं क्या बोला आपने, दोबारा बोले। कहा है कि अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो ये चारों बनेंगे। हाँ जी बेटा। और अगर सिर्फ NH3 होगा तो फिर वो सिर्फ प्राइमरी बनेगा। जी बेटा, ये बोला मैंने। सर अमाइंस वाला इंक्लूड है सिलेबस में? क्या सर अमाइन वाला टॉपिक इंक्लूड है? अमाइन मैं बेटा आपको सिंपल पढ़ा रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल है NH3 वो टैग कर सकता है, इंक्लूड है। ठीक है, अच्छा देखें एक और बात देखें बेटा, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लें, सायानाइड है या अमोनिया है या NH2 है नॉर्मली नेगेटिव साइन के साथ, ये दोनों एक्वस और अल्कोहलिक मीडियम में दोनों ही एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, चाहे एक्वस मीडियम हो चाहे अल्कोहलिक हो, सायानाइड और NH2 नेगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास इसके कुछ और रिएक्शंस भी हैं। एक दफा ये बात दोबारा बता दें। कौन सी? ये वाली ये जो बताई आपने साइनाइड और NH2 नेगेटिव। अच्छा, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज और NH2 पे नेगेटिव चार्ज, ये बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल है। कहते हैं इतने अच्छे हैं कि अगर आप इसमें एक्वस सॉल्वेंट ऐड कर दें या अल्कोहलिक कर दें, नॉर्मली का होता है अल्कोहलिक ऐड करें तो एलिमिनेशन देता है, और अगर एक्वस यूज करें तो न्यूक्लियोफाइल बनाता है। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये हमेशा से एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। बेटा अपना माइक ऑफ करें प्लीज, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये बात आपने नोट में याद रखना। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर कंसर्टेड और नॉन कंसर्टेड का डिफरेंस बता दें। किसका? सर कंसर्टेड और नॉन कंसर्टेड। कंसर्टेड और नॉन कंसर्टेड? यस सर। किस लिहाज से लिखा हुआ है? सर कोई बॉन्ड ब्रेकेज का डिफरेंस होता है शायद, कि अगर साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकेज हो तो। स्टेटमेंट पढ़े, मुझे ऐसे नहीं इसका आइडिया, स्टेटमेंट पढ़ के बताएं फिर शायद समझ आए। सर मैंने स्टेटमेंट में सर मैंने डिफरेंस लिखा SN1 का, उसमें लिखा हुआ है। नहीं ऐसा जी मेरे से में वर्ड नहीं है बेटा। कंसर्टेड है, क्या वर्ड है? सर कंसर्टेड है। और नॉन कंसर्टेड? यस सर। concentrated now. नहीं कंसंट्रेटेड ही सर। कंसर्टेड और नॉन कंसर्टेड मैं बात कर रहा हूँ किस टॉपिक में लिखा हुआ है, किस, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा ना। SN1 एंड SN2। SN1 SN2 में ना, तो जैसे हमारे पास, हाँ जी, और SN2 कंसर्टेड। SN2 को कंसर्टेड लिखा हुआ है? यस सर। अच्छा, उसकी ये देखें, कंसर्टेड को वैसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंसर्टेड मीन यानी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ना। तो अकॉर्डिंग टू मी मे बी आई एम रॉन्ग कि SN2 जो है रिएक्शन है बाई मॉलिक्यूलर है, तो मीन दोनों मॉलिक्यूल की पार्टिसिपेशन से, दोनों मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन से रिएक्शन होगा, इसलिए उसने ये वर्ड यूज किया होगा। ठीक है, ओके सर।
सर ये आपने जो साइड पे एमसीक्यूज लिखा है अल्फा बीटा चार्ली प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वार्टनरी, ये क्या लिखा है? मेरा ना नेट प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं सुन सकती। क्या लिखा है? ये 4 ऑप्शन लिखी है। मैंने इसमें पूछा बेटा अगर अमोनिया एक्सेस में है ना तो प्राइमरी बनता है, मैंने ऊपर बताया, और अगर आपका इथाइल ब्रोमाइड एक्सेस में है तो फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरली चारों प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, मैंने इनकी रिएक्शंस भी आपको बताई थी। और बात सफा, अगर ये ऑप्शन ना दिए हो तो फिर इस तरह की ऑप्शन देखनी है, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरली, ठीक है, वो भी ठीक होगी। किस अच्छा लिहाज जी, से सर? अब मिक्सचर किस लिहाज से? किस इथाइल ब्रोमाइड के लिहाज से मिक्सचर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। हाँ ये देखिए एक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ है इसके आगे, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा ये देखिए बेटा, इथाइल ब्रोमाइड है या आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, इथाइल क्लोराइड व्हाटएवर कोई भी, इनकी कुछ रिएक्शन है, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जो आप पढ़ते रहे हैं बेटा, वुड्स सिंथेसिस। तो वुड सिंथेसिस में आप क्या करते हैं, सोडियम को यूज करते हैं और ईथर को यूज कर लेते हैं, तो क्या बनता है आपके पास, जो कार्बन है वो कार्बन एटम डबल हो जाता है। बस आप इतना याद रखना है, अगर यहाँ पर इथाइल है तो इससे ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। तो अगर आप कार्बन एटम्स डबल करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर आप वुड सिंथेसिस को यूज करें, ओके। ये आपके पास सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सर आपने कंडीशंस क्या क्या लिखी है? सोडियम और ईथर। अच्छा इसी 2 तरह लिखा से था ना, जी लिखा था। इधर नहीं आपने 2 लिखा हुआ है ना, मुझे लगा आपने जी लिखा हुआ था। 2 मोल हम यूज करते हैं ना, फिर यहाँ से वो डबल हो जाता है, ठीक है। मैंने ओवरऑल बैलेंस नहीं इक्वेशन जस्ट आइडिया दिया। इसी तरह से हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है, जिंक है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या होगा यहाँ पर, ये आपके पास किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, अल्केन में कन्वर्ट कर देगा अल्काइल हाइड को, ठीक है। ये यहाँ से किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्काइल हाइड। यहाँ HCl की बजाय हम HBr यूज करें, मैंने यहाँ पर ब्रोमीन लिया हुआ है तो HBr, ओके। फिर आपने इसका एक और रिएक्शन पढ़ा होगा जो आप रिफॉर्मिंग वगैरह के अंदर पढ़ते रहे हैं, अगर आपको याद हो, टेट्रा इथाइल लेड बनाते हैं तो उसमें हम इसका रिएक्शन कराते हैं Na4Pb के साथ, तो ये आपके पास फिर C2H5 यानी इथाइल है और लेड, टेट्रा इथाइल लेड बना देता है। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो बहुत ही कॉमन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। हमारा अल्काइल हाइड जो है वो यहाँ पे एंड अप हो गया। अब आप ओवरऑल देख लें कोई क्वेश्चन है, तो अदरवाइज नेक्स्ट हमारे पास 20 मिनट है। सर ये सेकंड वाला बता दें। सर इसमें जो बुक में वो जी से वर्ड है वो वाला नहीं हमने करना। कौन सा? सर वो बुक में कुछ जी से कुछ प्रोनाउंस करके वर्ड है वो हमने नहीं करना। हाँ जी सर वो हमने नहीं करना। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, वो रिएक्शन इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सर फाइनल वाले का आपने प्रोडक्ट क्या लिखा है, एक्शन मिटाना मत उसे। किसमें? फाइनल जो आपने रिएक्शन लिखे है उसमें प्रोडक्ट आपने क्या लिखा है, C2H6 5 अच्छा 5। सर एक सेकंड में लिख लूं पहले। टेट्रा इथाइल लेड, इसको भी लिखना है। थैंक यू। ओके चलिए। तो जो आपने जिंक वाला HBr लिखा है HCl नहीं यूज होगा? HCl मैंने कहा बेटे, मैंने लिया था इथाइल ब्रोमाइड तो मैंने उसका एसिड यूज किया HBr। अगर आप इथाइल क्लोराइड लेते हैं जैसे बुक में लिया हुआ है तो फिर HCl यूज करेंगे। अगर आप इथाइल आयोडाइड लेते हैं तो फिर आप HI यूज करेंगे, ठीक है बेटे। ओके जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है, वो है आपके पास बेटा अल्कोहल। अल्कोहल और फिनोल जब हम कर लेंगे तो फिर अल्कोहल फिनोल इनका कंबाइन हमारे पास जो टेस्ट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्काइल हाइड्रो और अल्कोहल फिनोल का तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारा टॉपिक है उसमें जी अल्कोहल्स की हमने जो करनी है क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और कुछ इसके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो रिएक्शन इसमें ऑलमोस्ट सारे ही हैं, मैं सारे करवाऊंगा और प्रिपरेशन नहीं है, और इसमें जो हम करेंगे वो नोमेनक्लेचर और उनकी क्लासिफिकेशन। तो अल्कोहल्स में देखें जो नॉर्मल हमारे पास क्लासिफिकेशन है अल्कोहल्स, इसकी क्लासिफिकेशन में 2 तरह से क्लासिफिकेशन है। एक आपके पास जो है वो एलिफेटिक है
और दूसरी जो है वो आपके पास एरोमेटिक है। एरोमेटिकल कोल्स भी होते हैं और एलिफेटिकल कोल्स भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एलिफेटिकल कोल्स हैं इनको भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है। ये नंबर ऑफ OH बॉन्ड की बेस पर इनको क्लासिफाई किया है। 1 मिनट प्लीज वेट कीजिएगा। ओके जी बेटा, तो हमारे पास एलिफेटिक है और एरोमेटिक है। एलिफेटिक में इसकी फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक आपके पास मोनोहाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक बोलते हैं हम उसको, ऑन द बेसिस ऑफ OH, और दूसरी वाली को हम पॉलीहाइड्रिक बोलते हैं। पॉली जो आपके पास हाइड्रिक होगी। अब मोनोहाइड्रिक में जिसमें एक OH ग्रुप मौजूद होगा, इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 के अंदर, जिसमें बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल मौजूद है। और जो पॉलीहाइड्रिक है इसको भी 2 में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें बहुत ही कॉमन डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक दोनों मौजूद हैं। और भी हो सकते हैं लेकिन हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है हमारा बेसिक जो जिसको हमने स्टडी करना है उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ है एरोमेटिक। इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल में आप मेंशन कर सकते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल जो है ये आपके पास एरोमेटिक अल्कोहल्स में आ जाता है। ट्राइहाइड्रिक में अगर आप देखें तो इसमें ग्लिसरॉल की एग्जांपल बहुत कॉमन है। ग्लिसरॉल ये आपके पास ट्राइहाइड्रिक में आता है। और अगर आप बात करें इसमें डाइहाइड्रिक में, तो इसमें आपके पास बेटे ग्लाइकोल की एग्जांपल मौजूद है। और अगर आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में देखें तो यहाँ पर देखिएगा, मैं डिफरेंट फार्मूलाज बना देता हूँ, आप बताएं जी इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी होगा, ठीक है। तो देखिएगा फॉर एग्जांपल C3 CH3CHOH, इसी तरह से CH3 CH2OH, इसी तरह से नियो पेंटाइल अल्कोहल, और इसी तरह से CH3 CH2 CH2OH। तो बताएं जी इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कौन सा है? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी। प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी होता है बेटे। इसको मैं ड्रा कर देता हूँ, CH3 जैसे नियोपेंटाइल मैंने क्लोराइड बताया था आपको, ये बिल्कुल उसी तरह से है। तो ये आपके पास प्राइमरी होता है। और नीचे वाला देख लें, इसमें हमने चले यहाँ प्रोवाइड लगा दें ताकि हमारी ऑप्शन कोई ना कोई टर्शियरी वाली भी बने। ये कौन सी होगी? टर्शियरी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब इसमें जो प्रिपरेशन है एज सच वो तो हमने डिस्कस नहीं कर ली, इनके कुछ रिएक्शन है। जी बेटा, Can I ask you a question? जी बेटा पूछिए क्वेश्चन। Sir, I don't understand how you found out if it's primary, secondary or tertiary. ओके, कोई बात नहीं। देखिए बेटा,
जिसके साथ OH ग्रुप लगा होता है ना उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? Can you repeat? अल्फा कार्बन, जिसके साथ OH ग्रुप लगा होता है उसको बोलते हैं अल्फा। ये देखें, ये वाला जो कार्बन है ना जिसको मैंने ब्लू से किया है ये अल्फा है, ठीक है बेटे? Okay. Yes. नीचे वाले में ये अल्फा है, उससे नीचे ये एग्जांपल में ये कार्बन अल्फा है, उसके नीचे ये वाली एग्जांपल में ये कार्बन अल्फा है जिसके साथ OH ग्रुप लगा होता है। अब इसके साथ जो दूसरा ग्रुप लगा होता है ना डायरेक्टली कार्बन से जो अटैच होता है उसको बोलते हैं बीटा। उसको मैं रेड से शो कर रहा हूं, ये देखो ये रेड बीटा, ये रेड बीटा। कितने बीटा है? 2, तो सेकेंडरी। Yeah. इसके साथ 1 है तो प्राइमरी। अच्छा जरूरी नहीं कि 1 ही हो, अगर कोई भी कार्बन लगा हो मेथनॉल ये भी प्राइमरी होता है, ठीक है? Yes. नियोपेंटाइल अल्कोहल इसके साथ देखिए डायरेक्टली सिर्फ 1 अटैच है, ठीक है? तो ये भी प्राइमरी। इसके साथ 1 2 3 तो ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी। ओके हो गया? Okay, okay. Thank you. Thank you. सर तो प्राइमरी सर हाँ जी सर पॉलीहाइड्रिक की हम ये प्राइमरी सेकेंडरी ये वाली मतलब क्लासिफिकेशन नहीं करते? हमारा पार्ट ये है, हमने ये पढ़ा। ओके, और क्लासिफिकेशन में आ सकते हैं और ये एग्जांपल्स आपकी बुक में लिखी हुई है, सो दैट्स व्हाई इसको और के पार्ट में ऐड करें। सर फिनोल भी ये पीछे से इतना शोर आता है जी। है आप बेटा करें क्वेश्चन। सर फिनोल भी एरोमेटिक अल्कोहल में होगा सर? फिनोल क्या उसको हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं नॉर्मली, वो अल्कोहल्स में वैसे वो नहीं होता क्योंकि वो स्पेसिफिक नाम उसका फिनोल बन जाता है, ठीक है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाँ एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कह सकते उसे सर? नहीं, इसको एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कहते, वो फिनोल होता है। ठीक है सर। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास 2 नाम बहुत कॉमन है जो इसी की नॉमेनक्लेचर के अंदर लिखे हुए हैं, मैं वो आपको यहाँ शेयर कर दूंगा। बाकी वेरी सिंपल है, वो आपको बेटा आती है। टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इन दोनों के फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो टार्टारिक एसिड और लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होगा? ये देखिए जो आपके पास लैक्टिक एसिड है CH3CHOH COOH, ये लैक्टिक एसिड है। और टार्टारिक एसिड जो है उसमें 2 आपके पास OH ग्रुप लगे होते हैं और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं। ये आपके पास टार्टारिक एसिड है। इनके आयोपिक नेम आपको आने चाहिए। तो जी बेटा आयोपिक नेम के लिए क्या करेंगे? देखिए जब अल्कोहल आ गया तो अब अल्कोहल के साथ आया है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर करवाई थी मैंने बताया था कि जब अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो विन कर जाएगा। तो नंबरिंग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट होगी। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 एंड 3। तो दिस इज 2 पे क्या लग गया? हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तो नाम क्या बन जाएगा? प्रोपानोइक एसिड। क्या नाम बन जाएगा? प्रोपानोइक एसिड, ठीक है बेटे? और अगर नीचे वाले की बात करें तो इसमें जो नंबरिंग होगी वो कार्बोक्सिलिक दोनों साइड से आ सकती है। 1 2 3 4। तो टोटल कार्बन है 4। 2 और 3 पे 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूट 1 4 डाई ओइक एसिड। ये इसका आयोपिक नेम बनेगा। ये आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करना है कि इसके आयोपिक नेम्स क्या होंगे, ठीक है? क्योंकि ये अल्कोहल वाले चैप्टर के अंदर मौजूद है तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे शेयर कर सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, मैं यहाँ पर जस्ट कुछ 1-2 बातें और बताऊंगा फिर हमारा लेक्चर ऑफ हो जाएगा। हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उसमें अल्कोहल 2 तरह की रिएक्शन देता है। 2 तरह की रिएक्शन देगा। एक वो रिएक्शन होगा जिसमें इसका CO बॉन्ड ब्रेक होगा और एक वो रिएक्शन होगा जिसमें इसका OH बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए अल्कोहल में नॉर्मली हमारे पास R CH2
OH मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटे। तो इसमें CO बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है और OH बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इसके लिए मैं बच्चों को बताता हूँ, आपने COT कोट याद रखना है। COT कोट याद रखेंगे, मतलब T का मतलब टर्शियरी ज्यादा एक्टिव होगा। तो रिएक्टिविटी में टर्शियरी सबसे ज्यादा एक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और प्राइमरी का फिर एक कार्बन वाला मेंबर यानी कि मेथनॉल। और अगर आप OH बॉन्ड की ब्रेक कर रहे हैं तो कोड को उल्ट कर दें, यानी टर्शियरी की बजाय प्राइमरी होगा। तो फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा मेथनॉल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आप याद रखें। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा। जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और अगर OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सर ये COT क्या है? COT मैंने कोट याद रखने के लिए बताया है, ताकि पता लग जाए जब भी CO बॉन्ड ब्रेक होगा तो टर्शियरी ज्यादा एक्टिव होगा। कोट CO बॉन्ड ब्रेक होगा, टर्शियरी ज्यादा एक्टिव होगा। सही है, मेमोरी के लिए बताया बस, और तो कोई वजह नहीं। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसके अलावा भी रिएक्शन है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो एग्जांपल्स हैं बस मैं वो कोड कर दूं, तो फिर हम बाकी जो है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनमें रिएक्शंस हैं, कोई भी आप मेंबर ले लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर C3CH2 OH ले रहा हूं, और इसके रिएक्शन में अगर SOCl2 से करूं, या रिएक्शन PCl3 से हो सकता है, PCl5 से हो सकता है, या इसी का रिएक्शन आपके पास हो सकता है HCl के साथ ZnCl2 के साथ हो सकता है, या अमोनिया के साथ भी हो सकता है। तो अगर ये तमाम रिएक्शन यहां पर मैं लिखूं तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। CO बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है OH ग्रुप का जाना। यहां पर CO बॉन्ड का मतलब क्या है, CO बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ OH ग्रुप, यहां लिख देता हूं, या सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप, ये ठीक हो जाएगा। OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगा, कैसे सब्स्टिट्यूट करेगा ये देखिए। इस वाले में क्या बनेगा CH3, बल्कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, आसान हो जाएगा। ये देखिए इन सब में क्या बनेगा CH3CH2Cl। हाँ, इनके प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए साथ में, वो बाय प्रोडक्ट हम बाद में देख लेंगे। इनके जो प्रोडक्ट है उनमें SOCl2 के केस में क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी, साथ में HCl बनेगा। ठीक है बेटे। PCl3 के केस में क्या होगा, आपके पास साथ में फास्फोरिक एसिड बनेगा। PCl5 इन दोनों केस में मैं डिस्कस करता हूं, PCl3 बना हुआ है PCl5, इसमें एक MCQ है, सो दैट्स व्हाई इनको अलग से डिस्कस कर लेते हैं, या इनको मैं डिटेल में बाद में डिस्कस करता हूं। जैसे यहां पर भी आप इतना सीख लें कि ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक में कॉमन एग्जांपल में आप मेंशन करते हैं, कोई भी मेंशन कर सकते हैं, C3। सर NH3 के केस में भी वही प्रोडक्ट बनेगा, इसमें जो NH3 से रिएक्ट किया इसके अंदर भी वही प्रोडक्ट बनेगा। सॉरी बस इतने के लिए आप, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में रिएक्शन करवाता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज हैं वो फिर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा तो 10 मिनट लग जाएंगे। तो अभी सिर्फ इतना सीख लें, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में कौन हो रहा है, सोडियम से इसका रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनेगा C3CH2ONA। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। या आप इसकी एस्टरिफिकेशन करवा दें, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर बनेगा, और ये भी आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इंशाल्लाह जब कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे तो मैं ये रिएक्शन दोबारा से राइट अप करके इसमें जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि अगर 1 मोल PCl3 है तो कितने मोल इथाइल अल्कोहल यूज होगा, कितने मोल इथाइल क्लोराइड बनेगा,
हम उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करेंगे, कितने सोडियम होंगे, कितने मोल ये बनेगा, कौन सी गैस इवॉल्व होगी और किस किस तरह से रिएक्शन होगा। ठीक है बेटे, तो कल सर यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जी सर, वो कार्बोकेटाइन और कार्बोहिनाइन का वो जो एक ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर, वो बता दें। इसी बेस पर इसका टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, सो दैट्स व्हाई टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है। देखिए जो चीज अपना OH ग्रुप देने के बाद स्टेबल हो जाएगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगी ना, कि नहीं? ओके कि नहीं? Sir, how to memorize these reactions? कौन सी रिएक्शंस? सर ये तमाम रिएक्शन सर एक याद करते हैं दूसरा मिक्स हो जाता है। ये तो याद करने पड़ेंगे आपको सारे, आपको तो इनके मोल्स भी याद करने पड़ेंगे, आपको इनके ग्राम्स भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं भी आपके साथ वेरी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा सर आपने अभी यही कहा है ना कि मोर स्टेबिलिटी मोर रिएक्टिविटी। नो, यही चीज गलत है। सुनिए मेरी बात गौर से सुनिए, मैंने कहा बेटे मोर स्टेबिलिटी आफ्टर द रिमूवल। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसका मतलब वो न्यूट्रल फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो न्यूट्रल फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, कल मैं आपको इसकी डिटेल में स्ट्रक्चर्स भी बनाकर दिखाऊंगा। ओके, अब इंशाल्लाह कल बेटा यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।